गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 13 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने कल क्वेश्चन किया था आपसे कि जापान के अंदर लंबे ठीक है पुष्पहीन जो पादप देखे गए थे उस रोग को क्या नाम दिया गया था? बेकेने रोग। कौन सा रोग नाम दिया गया था? बेकेने रोग। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन तीसरा जो वर्दी प्रेरक है, तीसरा हार्मोन पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। पहला पढ़ा ऑक्सिन, दूसरा पढ़ा जिब्रेलिन और तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन? साइटोकाइनिन। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या कहा। तो हेबरलैंड ने कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कुछ विलेय पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम में। ये कहा कि हेबरलैंड ने क्या कहा? कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कुछ विलेय पदार्थ कहाँ उपस्थित रहते हैं? फ्लोएम में उपस्थित रहते हैं। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कुछ विलेय पदार्थ कहाँ उपस्थित रहते हैं? फ्लोएम में। ये किसने कहा? हेबरलैंड ने कहा। ठीक है, उसके बाद में कौन आया? वॉन और बिक 1941 में क्या कहा कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो पदार्थ है वो नारियल के पानी में उपस्थित होता है। दोनों अलग अलग कहा। हेबरलैंड ने तो क्या कहा कि जो विलेय पदार्थ वो कहाँ है? फ्लोएम में। जबकि वॉन और बिक ने क्या कहा कि जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पदार्थ कहाँ उपस्थित है? नारियल पानी में उपस्थित है। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक आए स्कुंग व मिलर। स्कुंग और मिलर ने क्या किया? ईस्ट है उसके डीएनए से कोशिका विभाजन यानी ईस्ट के डीएनए है उससे कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण पदार्थ को अलग किया। ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन वाले जो महत्वपूर्ण पदार्थ है उसको क्या किया? अलग किया, जिसको क्या नाम दिया? काइनेटिन नाम दिया। दो क्वेश्चन अच्छी तरह ध्यान रखना, काइनेटिन क्या है, जियाटिन क्या है। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूँ आपको, काइनेटिन की परिभाषा पूछे तो आपको बताना है। स्कुंग व मिलर ने ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण पदार्थ को अलग किया। ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण पदार्थ को अलग किया, जिसका नाम क्या रखा? काइनेटिन दिया। ठीक है, ये किसने किया? स्कुंग व मिलर ने। उसके बाद में कौन आया? लेथम। और लेथम ने इस काइनेटिन को ही क्या नाम दे दिया? साइटोकाइनिन नाम दिया। डिस्कवरी में देखना आप, स्कुंग मिलर ने तो क्या कहा? ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन वाले पदार्थ को अलग किया और क्या नाम दिया? काइनेटिन। जबकि लेथम ने इसको क्या नाम दे दिया? साइटोकाइनिन नाम दे दिया। फिर लेथम और मिलर, इसके बाद में लेथम और मिलर ने क्या किया? मक्का के भ्रूणपोष से एक काइनेटिन की तरह ही पदार्थ प्राप्त किया, इसकी तरह ही पदार्थ को अलग किया, जिसका नाम क्या रखा? जियाटिन। क्या नाम दिया? जियाटिन। और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पहला साइटोकाइनिन है। तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक रूप से पहले पाया जाने वाला साइटोकाइनिन कौन सा है? जियाटिन। पीछे क्वेश्चन दे रखा है जियाटिन क्या है, तो आप क्या बताओगे? मक्का के भ्रूणपोष में काइनेटिन के जैसे एक पदार्थ को अलग किया, किसने? मिलर और लेथम ने, और उसका नाम क्या दिया इसने? जियाटिन। और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। ये है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो हेबरलैंड ने कहा कोशिका विभाजन वाले पदार्थ कहाँ होंगे? फ्लोएम में। वॉन और बिक ने क्या कहा कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं? नारियल के पानी में। स्कुंग और मिलर ने क्या किया? ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के पदार्थ को अलग किया, जिसको क्या नाम दिया? काइनेटिन। लेथम ने इसको साइटोकाइनिन नाम दे दिया। लेथम और मिलर ने मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन जैसा पदार्थ प्राप्त किया, इसका नाम क्या रखा? जियाटिन। तो जियाटिन किसे कहते हो? तो ये ध्यान रखना आपको। और प्राकृतिक रूप से पहले पाया जाने वाला जो साइटोकाइनिन है वो कौन सा है? जियाटिन। अब इसकी रासायनिक संरचना की बात करते हैं। हाँ, इसके बाद में रासायनिक प्रकृति की बात करते हैं। तो रासायनिक प्रकृति की बात करते हो, साइटोकाइनिन है वो क्या है? परफ्यूरल वलययुक्त एमिनोप्यूरिन है। यानी ये परफ्यूरल वलययुक्त एमिनोप्यूरिन है। तो इसको ये भी कहा जाता है 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन
क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन को क्या कहते हैं, 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। ये सबसे पहले पहचान किया हुआ साइटोकाइनिन है, यानी सबसे पहले जो साइटोकाइनिन की पहचान हुई उसमें किसकी हुई, 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन की। ठीक है, तो परफ्यूरल युक्त वलय युक्त एमिनोप्यूरिन है और सबसे पहले खोजा गया साइटोकाइनिन 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। फिर साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ अधिक होता है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप में कहाँ अधिक होता है, तो जहाँ कोशिकाएं विभाजित अधिक होती है, यानी सेल डिवीजन अधिक होता है या कोशिका अधिक विभाजित होती है, उस जगह पर साइटोकाइनिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे प्रोशीर्ष, मूल शीर्ष, इन पर साइटोकाइनिन की मात्रा क्या रहती है, अधिक होती है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में दूसरी बात करेंगे तो कोशिका द्रव्य में साइटोकाइनिन क्या होता है, टीआरएनए का संरचनात्मक घटक होता है। तो आपने देखा प्रकृति में ये परफ्यूरल वलय युक्त एमिनोप्यूरिन होते हैं और 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन है, वो साइटोकाइनिन सबसे पहले उसकी पहचान हुई थी। साइटोकाइनिन का संश्लेषण हो रहा है तो कहाँ होता है अधिक, जहाँ कोशिका विभाजित होती है। फिर ये किसका घटक होता है, टीआरएनए, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है टीआरएनए, उसका संरचनात्मक घटक होता है। और रासायनिक संरचना पूछे तो ये बनाई हुई है। ठीक है, ये हो गई रासायनिक संरचना। अब बात करते हैं इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए, हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं साइटोकाइनिन के क्या क्या प्रभाव है, यानी साइटोकाइनिन का प्रभाव। ठीक है, तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, उसके बाद में साइटोकाइनिन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, क्योंकि आपको पता है साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, जहाँ कोशिका विभाजित होती है वहाँ साइटोकाइनिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो कोशिका विभाजन होता है वो इसके दौरान होता है, और ये जो कोशिका विभाजन होता है किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सिन की उपस्थिति में। और क्या काम करेगा, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, अर्थात इसके दौरान कोशिका बार बार विभाजित होगी। फिर है कोशिका दीर्घन, यानी कोशिकाओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अगर बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन है वो तंबाकू में है, मूल कोशिकाओं की वृद्धि को कितनी गुना बढ़ा देता है, 4 गुना। अगर तंबाकू है उसकी जड़ों में साइटोकाइनिन डाल देते हैं तो उसकी लंबाई कितनी गुना बढ़ जाती है, 4 गुना वृद्धि कर जाती है। और इसके अलावा साइटोकाइनिन के साथ में ऑक्सिन डाल दो, इथाइन डाल दो, तो ये सभी मिलकर क्या काम करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करते हैं। क्या काम करते हैं, वृद्धि को प्रेरित। ठीक है, तो कोशिका दीर्घकरण के लिए भी साइटोकाइनिन आवश्यक है। तो तंबाकू में डालते हैं तो 4 गुना वृद्धि हो जाती है। तीसरा है कोशिका विभेदन। अब आपको उत्तक संवर्धन बताया हुआ है। उत्तक संवर्धन है कम समय निश्चित स्थान पर अनेक पादपों का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है, मैंने बताया था आपको। तो वहाँ था उत्तक संवर्धन। तो किसी पादप के अंग या कर्तोत्तक भाग से उचित पोषक माध्यम में संवर्धित किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं, टिश्यू कल्चर। और इस उत्तक संवर्धन से कैलस का निर्माण हुआ था। ठीक है, और कैलस किसे कहते हैं, अविभजित कोशिका समूह। तो मैंने लेसन नंबर 4 में बताया था उत्तक संवर्धन। तो पादप के कर्तोत्तक या एक्सप्लांट के द्वारा पोषक माध्यम में रखा जाएगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन जब किया जाता है तो साइटोकाइनिन अधिक रख ले और ऑक्सिन कम रख ले तो किसका निर्माण होता है, परोह का निर्माण होगा, या प्लांट के ऊपर वाले भाग का निर्माण होगा। तो साइटोकाइनिन अधिक और ऑक्सिन कम, तो किसका निर्माण होगा, परोह का निर्माण होगा। फिर उत्तक संवर्धन के दौरान यदि साइटोकाइनिन कम ले ले अपन और ऑक्सिन अधिक ले ले तो किसका निर्माण होगा, मूल का निर्माण होगा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन अधिक ऑक्सिन कम तो परोह का निर्माण, साइटोकाइनिन कम ऑक्सिन अधिक तो मूल का निर्माण होता है। अब है शीर्ष प्रभाविता को भी रोका जाता है। शीर्ष प्रभाविता कहाँ पढ़ी थी आपने, ऑक्सिन ने पढ़ी थी। और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बताया था आपको कि माली है वो कटिंग क्यों करता है पौधों की, तो कटिंग करता है तो शीर्ष भाग में ऑक्सिन है वो पाया जाता है।
ठीक है, कटिंग कर देता है तो नीचे पार्श्व में साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ जाती है और पादप को क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा, तो वो रोकने का काम। तो इसके छिड़काव से शीर्ष प्रमुखता यानी शीर्ष भाग न बढ़कर पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होगी और प्लांट झाड़ीनुमा हो जाता है। प्रसुप्ता को रोकना, अर्थात प्रसुप्ता है मान लो किसी प्लांट में कि बीज के अंदर प्रसुप्ता पाई जा रही है, बीज के अंदर प्रसुप्ता पाई जा रही है, तो इसका छिड़काव कर देंगे तो वह अंकुरित हो जाता है, यानी प्रसुप्ति को नष्ट किया जा सकता है। फिर है ये देखिए छठवां पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है इसका, जीर्णता का विलंबन। तो जीर्णता कहते किसे है, क्लोरोफिल नष्ट होना, प्रोटीन नष्ट होना, ये आदि क्रियाएं जब प्लांट में होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जीर्णता बोलते हैं। प्लांट में प्रोटीन का नष्ट हो जाना, इसके अलावा क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना, इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, जीर्णता। और जीर्णता अगर हो गई तो अपन अगर उसमें किसका छिड़काव कर दे, साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दे तो जीर्णता को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, उसको बोलते हैं जीर्णता का विलंबन। पहले बात तो जीर्णता किसे कहते हैं, पादप में प्रोटीन का नष्ट होना, क्लोरोफिल का नष्ट होना, वो तो क्या कहलाता है, जीर्णता कहलाता है। अब पादप में यदि साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देंगे तो ये जीर्णता है वो कुछ समय बाद में यानी कुछ समय तक इसको रोका जा सकता है, यानी जीर्णता नहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं जीर्णता का विलंबन। तो साइटोकाइनिन जब डालते हैं तो प्रोटीन क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है और इस क्रिया को कौन सा प्रभाव बोलते हैं, रिचमोंड-लेंग प्रभाव। क्या कहते हैं, रिचमोंड-लेंग प्रभाव। अब तीनों टॉपिक में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में हुआ माली कटिंग क्यों करता है, वहाँ शीर्ष प्रमुखता था। दूसरे में आपने जो जिब्रेलिन पढ़ा था उसमें भी आपने पढ़ा, उसके बाद तीसरे में ये पढ़ा है। तो जिब्रेलिन के अंदर आया था बोल्टकरण, परण रहित पर्व का निर्माण हुआ, उसको बोल्टकरण कहा गया है। और रिचमोंड-लेंग प्रभाव क्या हो गया है कि साइटोकाइनिन के दौरान या साइटोकाइनिन के द्वारा जीर्णता के विलंबन को रोका जाता है या जीर्णता विलंबन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, रिचमोंड-लेंग प्रभाव भी कहते हैं। तो आपके तीन ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों वृद्धि प्रेरक हार्मोन हो चुके हैं। चौथा एक रहा है इथाइलिन, ठीक है, और लास्ट में रहेगा एफसीसी। इस पॉइंट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आज के टॉपिक से अपन जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ जीर्णता है तो जीर्णता के विलंबन को जो यहाँ रोका गया है उस प्रभाव को क्या कहते हैं। जीर्णता के विलंबन के प्रभाव है जो उत्पन्न हुआ साइटोकाइनिन के दौरान कर सकते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं। ठीक है, सभी को कमेंट करना है और ये नंबर आगे जो जुड़ेंगे अगले कमेंट के। ठीक है, थैंक यू।